नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्रुनेई के सुल्तान से आज मिलेंगे उपराष्ट्रपति। रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई मसलों पर होगी चर्चा। आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर। बजट सत्र की अवधि को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 4 फरवरी को होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी दलों को भेजी चिट्ठी। प्रवर्तन निदेशालय का छगन भुजबल के ठिकानों पर छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भुजबल के भतीजे और पूर्व सांसद समीर गिरफ्तार। एनसीपी का बदले की कार्रवाई का आरोप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने पूरे किए 10 साल। वित्त मंत्री कर सकते हैं अहम घोषणा। योजना की उपलब्धियों को सरकार ने बताया गर्व का विषय। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को बताया वैश्विक स्वास्थ्य संकट। जीका पर आज दिशा निर्देश जारी करेगी केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा विषाणु से निपटने की पूरी तैयारी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज ब्रुनेई के सुल्तान हसनलाल बोलकया और प्रिंस अल मुहतादी बिलाव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ब्रुनेई के वित्त मंत्री अब्दुल रहमान इब्राहिम ने उनकी अगुवानी की। इससे पहले दिल्ली से रवाना होते वक्त विशेष विमान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ब्रुनेई के साथ तेल और नेचुरल गैस के क्षेत्र में सहयोग को बेहद अहम बताया। उन्होंने पूर्वी एशियाई देश ब्रुनेई की भारत के लिए रणनीतिक महत्व का भी जिक्र किया। The possibility of using their gas locally in Brunei for setting up of a fertilizer plant. Some discussions on that has taken place. Maybe we'll discuss a little more on it. But that should be a good proposition. We have already tried this formula in west of India in Oman, where we manufacture urea there and bring it to India. विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने थाईलैंड को भारत का अहम सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद समेत कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा होगी। Is more substantive on 2-3 counts. Number 1, defense cooperation. Number 2, active cooperation in the area of checking terrorism. The Thai government has been responsive to our requests. We have a reasonable amount of trade. There is possibility of more investment from Thailand coming to India under our scheme of Make in India. उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ब्रुनेई दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति का ब्रुनेई का दौरा 1 से 3 फरवरी तक है। इसके बाद वो थाईलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। दीप्ति वशिष्ठ, राज्यसभा टीवी, ब्रुनेई। केंद्र सरकार ने बजट सत्र की अवधि को अंतिम रूप देने से पहले 4 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला किया। इसी दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र की तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना है। सर्वदलीय बैठक इस बैठक के पहले होगी। सर्वदलीय बैठक के सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बजट सत्र को लेकर विपक्ष से सलाह चाहती है। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है और इस बार बजट सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होना है।
जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर असमंजस बरकरार है। पीडीपी और बीजेपी इस मसले पर आज राज्यपाल के सामने पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगे। दोनों पार्टियां पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर अलग अलग बैठक कर रही हैं। पीडीपी ने आखिरी फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। राज्यपाल एनएन बोहरा ने बीजेपी और पीडीपी से इस मामले में मंगलवार तक फैसला लेने के लिए कहा है। उधर बीजेपी और पीडीपी ने अलग अलग बैठक की, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बीजेपी के राज्य इकाई के नेताओं ने चर्चा की। बीजेपी का दावा है कि सरकार बनाने के लिए शर्तों को लेकर पीडीपी ने कोई लिखित जानकारी नहीं दी है। बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के कार्यकाल के दौरान दोनों पार्टियों के बीच तालमेल था। ये विषय माननीय मुफ्ती जी की तरफ से तो कभी आया नहीं है, लेकिन जब कोई राइटिंग में कोई बात आएगी हम लोग केंद्र में भी ये विषय रखेंगे और उसके बाद जो भी होगा। जनता ने 6 साल के लिए वहां पर एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट की सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सरकार बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है। पीडीपी ने सोमवार को बैठक कर आखिरी फैसला लेने का अधिकार महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। The legislature party was briefed by Mahbooba ji and the party authorized her to place the party point of view before the governor for any further action that would be taken. उधर कांग्रेस ने सरकार बनाने को लेकर किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। सरकार बनाने से पहले हमने भी ऑफर किया था, एनसी ने भी ऑफर किया था। उसके बाद तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, तो उसके बाद तो वो चैप्टर खत्म हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के 23 दिन बाद भी सरकार बनाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। गठबंधन न होने पर मध्यावधि चुनाव ही विकल्प बचेगा। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण कापू समुदाय का प्रदर्शन हिंसक होने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूर्वी गोदावरी जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हुई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कापू समुदाय को आरक्षण देने के अपने वादे को दोहराया है। कापू नेता एम पद्मनाभम ने आरक्षण मिलने तक उपवास पर बैठने की धमकी दी है। और इसी बीच पूर्वी गोदावरी के काकानीडा में कापू समुदाय के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहे कापू समुदाय के लोगों का विरोध थमता नहीं दिख रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना किया गया है। साथ ही पूर्वी गोदावरी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की। Government will take suitable action in order to provide for reservations in excess of 50%. I am having so much of acquaintance with these people for the last 40 years. Not now. ఎప్పుడు వాళ్ళ మనసులో ఒక పాజిటివ్నెస్ ఉండే తప్ప ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కూడా పౌరుషంగా ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళు పోలీసులు కొడతారండి? ఎందుకు కొడతారండి పోలీసుల్ని? लेकिन रविवार की हिंसा के बाद समुदाय के नेता एम पद्मनाभन ने कहा कि उनका यह आंदोलन आरक्षण मिलने तक जारी रहेगा। उन्होंने अनिश्चितकालीन उपवास की भी धमकी दी है। पद्मनाभन ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ टीडीपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने भी सरकार पर इस मामले को उलझाने का आरोप लगाया है। The recent this 2014 election, there is a lot of promise by the Chandrababu Naidu, saying that definitely I will give for reservation. Yours is the oldest issue. I'll consider. But unfortunately, 18 months is over after he came in power. But he never cared about the issue of the reservation. Chandrababu Naidu promised it earlier before election, that is before election he promised like anything. He want to give the reservation to the Kapu section. Now it is 2.5 years after that, they revolted like this, and then now it is a failure of the, it is a clear-cut picture, it is a failure of the government as well as the Chandrababu Naidu. प्रदर्शनकारियों ने रविवार को तुनीर स्टेशन पर रत्नांचल एक्सप्रेस के 4 डिब्बों को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा में जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत
कम से कम 15 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। कप्पू आरक्षण की मांग का ये मामला पुराना है। कप्पू यानी किसान समुदाय के ये लोग उत्तरी तेलंगाना और रायलसीमा में रहते हैं और उनकी गिनती अगड़ी जातियों में होती है। आंध्र प्रदेश में उनकी आबादी तकरीबन 16 से 20% है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी या सीपीएम से गठबंधन पर कांग्रेस ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। राज्य के पार्टी नेताओं ने कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कई बड़े नेता सोमवार को दिल्ली पहुंचे और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इन नेताओं ने राहुल को ताजा राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। He has assured us that in consultation with CP Madam Sonia Gandhi ji, he will be able to conclude this chapter of alliance, either yes or no. सूत्रों के मुताबिक राज्य के अधिकतर नेता सीपीएम की अगुवाई वाले वाम गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, लेकिन पार्टी नेताओं ने इस पर सीधे कुछ भी कहने से इनकार किया। We have discussed very clearly to our leadership what is happening in the state, what type of atrocities are going on there. It is very difficult for the common people to stay fearlessly. पश्चिम बंगाल में वाम दलों से गठबंधन करना कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति है। पश्चिम बंगाल और केरल में एक वक्त पर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में सत्ताधारी कांग्रेस का मुकाबला वाम दलों से होना है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में वाम दलों से गठबंधन का बचाव करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर कांग्रेस जल्द ही फैसला कर सकती है। इस मामले में कल दिल्ली में ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक हुई। समिति किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है। समिति ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा और अमित जोगी की अपील पर विचार किया है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निष्कासन की अनुशंसा और विधायक अमित जोगी के निष्कासन के बाद की गई अपील पर विचार किया गया। बैठक में मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, सुशील शिंदे भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 जनवरी को अंतागढ़ टेप मामले में विधायक अमित जोगी को निष्कासित किया था और अजीत जोगी के निष्कासन की अनुशंसा केंद्रीय अनुशासन समिति को भेजी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबल और उनके रिश्तेदारों के 9 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने छगन भुजबल के भतीजे समीर को 6 घंटों की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। ईडी की ये कार्रवाई हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है जिसमें अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस और ईडी से 4 हफ्तों के भीतर प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। छगन भुजबल के खिलाफ दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में गड़बड़ी और कलीना भूमि पर कब्जे के मामले की जांच चल रही है। एनसीपी ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। छगन भुजबल ने जो भ्रष्टाचार किया, मंत्री पद का दुरुपयोग करके वो पैसा उसने अपने परिवार की, जिसमें उसकी पत्नी है, पुत्र है, भतीजा है, उस कंपनी में पैसा ट्रांसफर करवाया। ये पूरी मोडस ऑपरेंडी सिद्ध हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को भेजा नोटिस वापस ले लिया है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी और संसदीय सचिवों के कार्यालयों से जब्त सारी फाइलों और दस्तावेजों की प्रतियां शुक्रवार तक उन्हें मुहैया कराए। मामले की आज भी सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राज्यपाल की रिपोर्ट तलब करने वाला आदेश वापस ले लिया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा था। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 361 का हवाला देते हुए बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। I have never been anybody's agent. I was not agent. I am not an agent. I do things of my own conscience, of my own rationale, and of my own reading of the Constitution and interpretation of the clauses and provisions of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। तुकी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को चुनौती दी है। ये अरुणाचल तो शांतिपूर्व प्रदेश है और समाज लोग शांति चाहते हैं। वहाँ इस प्रकार से स्थिति में
आम लोगों को नुकसान हुआ और बहुत लोग को अभी डर पैदा हो रहा है। अरुणाचल में राजनीतिक संकट के बाद 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके विरोध में कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कलम के जरिए समाज में घटती घटनाओं को कहने का एक अलग नजरिया। समाज में विसंगति हर जगह है। जितना आप उस विसंगति को समझते हो, आप बहुत अच्छा, अगर परिवार की विसंगति को समझते हो तो आप एक बहुत अच्छा कहानी लिख सकते हो रिलेशंस पर। मिलिए शख्सियत में मशहूर व मारूफ व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मनरेगा योजना के आज एक दशक पूरे हो गए। दिल्ली में हो रहे मनरेगा सम्मेलन 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली इस योजना को लेकर कुछ अहम घोषणाएं कर सकते हैं। कांग्रेस इसे मनरेगा दिवस के तौर पर मना रही है, तो वहीं राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली गांव जाएंगे, जहां से इस योजना की शुरुआत हुई थी। केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली में मनरेगा सम्मेलन 2016 का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। पहले योजना की आलोचना करने वाली एनडीए सरकार ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि एक दशक में इसकी उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय हैं। सरकार के बयान में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान ये कार्यक्रम पटरी पर लौटा है। आने वाले सालों में इस कार्यक्रम से जुड़ी प्रक्रियाओं को और सरल, मजबूत और गरीबों के फायदे के लिए विकसित किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस मनरेगा दिवस मना रही है। वहीं उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली गांव जाएंगे, जहां से यूपीए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। राहुल गांधी यहां के गांव के लोगों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और इस योजना के बारे में जानकारी लेंगे। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें गांव के लोगों को एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। इसके लिए लोगों को एक जॉब कार्ड दिया जाता है। योजना के तहत गांवों में विकास कार्य कराए जाते हैं। अब तक इस योजना पर 3,13,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और ये योजना देश के 600 जिलों में लागू है। हालांकि कुछ राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा और दूसरी केंद्रीय योजनाएं लागू नहीं करने के लिए गुजरात समेत कई राज्यों को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि संसद में बने कानून इन राज्यों में क्यों लागू नहीं हुए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूखा पीड़ित राज्यों में केंद्रीय योजनाओं की स्थिति पर 10 फरवरी तक हलफनामा मांगा। शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी को मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून और मिड डे मील जैसी योजनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। कोर्ट में दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि सूखा पीड़ित राज्यों में लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और बजट से ठीक पहले ब्याज दरों में कटौती की मांग के बीच रिजर्व बैंक आज छठी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने जा रहा है। हालांकि जानकारों की माने तो केंद्रीय बैंक से नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसकी बड़ी वजह है थोक और खुदरा महंगाई दर में इजाफा। ब्याज दरों में कटौती से पहले केंद्रीय बैंक महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2016-17 के बजट के बाद ही नीतिगत दरों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा। आरबीआई ने बीते साल जितनी ब्याज दरें घटाई, उसका पूरा फायदा बैंक ग्राहकों को नहीं दे पा रहे। इस हालत में आरबीआई चाहता है कि पहले उसका लाभ दिया जाए। 2015 के दौरान नीतिगत ब्याज दर में कुल 1.25% की कटौती की गई। फिलहाल रेपो दर
6.75% है और रिवर्स रेपो दर 5.75% है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज जयपुर में आतंकवाद निरोधक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 2 दिन चलेगा। सम्मेलन में अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला मुख्य वक्ता होंगे। इस साल सम्मेलन का विषय टैकलिंग ग्लोबल टेरर आउटफिट्स रखा गया है। सम्मेलन में देश विदेश से करीब 250 बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ और विद्वान भाग लेंगे। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद शहरियार आलम, विदेश सचिव एस जयशंकर के विशेष व्याख्यान होंगे। सम्मेलन में वैश्विक आतंकवादी गुटों से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेल मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे। अफगानिस्तान के विकास में भारत पूरी मदद करता रहेगा। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वासन दिया। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में विभिन्न दलों की एकता सभी के हित में है और उसे बनाए रखना चाहिए। दोनों देशों ने तालिबान से बातचीत और आतंकवाद को परास्त करने की साझा रणनीति पर भी बात की है। पाकिस्तान के सीईओ और मंत्रिमंडल के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक मसलों के अलावा अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात और आतंकवाद के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच राजनयिकों के वीजा मुक्त यात्रा से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी हुई। बैठक में अफगानिस्तान को 92 लघु योजनाओं के लिए रकम देने का फैसला हुआ। डॉक्टर अब्दुल्ला मंगलवार को जयपुर में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस मौके पर उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से विस्तृत बातचीत होगी। भारत का संदेश यह है कि अफगानिस्तान में संयुक्त सरकार का जो प्रयोग है उसे जारी रहना चाहिए और डॉक्टर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद का पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत और बांग्लादेश के बीच कल दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई। इसमें सुरक्षा और संपर्क बढ़ाने समेत एक क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा हुई। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान लिए गए फैसलों पर हुई प्रगति का जायजा भी लिया गया। वार्ता में भारत की ओर से विदेश सचिव एस जयशंकर और बांग्लादेशी समकक्ष एम शाहिदुल हक शामिल हुए। दोनों ने सुरक्षा, जल, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेश के विदेश सचिव 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका की जेलों में बंद 15 मछुआरों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने जब्त की गई 69 नावों को छुड़ाने का भी अनुरोध किया है। रविवार को श्रीलंकाई नौसेना ने पुदुकोट्टे के 9 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। और इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित कर दिया है। मंगलवार को जिनेवा में हुई आपात बैठक में यह फैसला लिया गया। WHO ने जीका पीड़ित देशों को इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज जीका वायरस से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। जीका वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की जिनेवा में आपात बैठक हुई, जिसमें 23 देशों में फैले जीका वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया गया। WHO महानिदेशक मार्गरेट चान ने कहा कि जीका वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए उन्होंने पीड़ित देशों से मच्छरों की तादाद को नियंत्रित करने और मौजूदा मामलों से सही ढंग से निपटने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए यात्रा प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। The committee found no public health justification for restrictions on travel or trade to prevent the spread of Zika virus. At present, the most important protective measures are the control of mosquito populations and the prevention of mosquito bites in at-risk individuals, especially pregnant women. इस बीच इसी साल ब्राजील में होने वाले रियो ओलंपिक पर भी जीका वायरस का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ ने इससे इनकार किया है। Que a gente vai ter que fazer campanha de esclarecimento
Eu diria que, por enquanto, nós ainda estamos na fase da mais absoluta perplexidade, porque é a primeira vez que tem. इधर भारत में भी जीका वायरस के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज जीका वायरस से बचाव के बारे में दिशा निर्देश जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को हुए बम धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका काबुल स्थित पुलिस मुख्यालय के पास एक कार में हुआ। काबुल के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था। हमला काबुल और आतंकी संगठन तालिबान के बीच बातचीत की रूपरेखा बनाने के लिए होने वाली तीसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले हुआ। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में ये वार्ता होनी है। और अब नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ब्रुनेई के सुल्तान से आज मिलेंगे उपराष्ट्रपति। रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई मसलों पर होगी चर्चा। आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर होगा जोर। बजट सत्र की अवधि को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 4 फरवरी को होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी दलों को भेजी चिट्ठी। प्रवर्तन निदेशालय का छगन भुजबल के ठिकानों पर छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भुजबल के भतीजे और पूर्व सांसद समीर गिरफ्तार। एनसीपी का बदले की कार्रवाई का आरोप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने पूरे किए 10 साल। वित्त मंत्री कर सकते हैं अहम घोषणा। योजना की उपलब्धियों को सरकार ने बताया गर्व का विषय। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को बताया वैश्विक स्वास्थ्य संकट। जीका पर आज दिशा निर्देश जारी करेगी केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा विषाणु से निपटने की पूरी तैयारी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।